हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एनआई की रिपोर्ट के बारे में आपको पता ही लग गया होगा, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स तैयारी में है एमआरएफए के अंतर्गत एयरक्राफ्ट को आने वाले 4 से 5 साल में सर्विस में इंडक्ट करने के लिए। यहाँ पर एग्जीक्यूशन की बात नहीं हो रही है, सर्विस में इंडक्ट करने की बात हो रही है। और इस कॉम्पिटिशन में F-15EX जो है एक नया एडिशन होगा। बाकी स्क्वाड्रन संख्या को 60 यहाँ पर करने का प्लान रखा गया है 2047 तक। अब ये कैसे होगा, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पहले स्टार्ट करते हैं एमआरएफए से। यहाँ पर कहा जा रहा है 4 से 5 साल में नया मल्टी रोल फाइटर जो है सर्विस में इंडक्ट करना है। और यहाँ पर बात एमआरएफए की ही हो रही है। तेजस मार्क 2, मार्क 1A, AMCA ये पैरेलल प्रोग्राम है। एमआरएफए एक डिफरेंट प्रोग्राम है। तो अगर 4 से 5 साल की टाइमलाइन आप यहाँ पर सर्विस इंडक्शन की रखते हैं तो प्रोग्राम का कंक्लूजन आपको 1 साल में करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद करीबन 3 साल का समय लगेगा एयरक्राफ्ट डिलीवर होने में, और वो भी आइडियल कंडीशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें खुद 4 से 5 साल का समय लगेगा, और ये जो टाइम फ्रेम है ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद से है। तो कुल मिला जुलाकर इस साल के एंड से पहले पहले एमआरएफए का कंक्लूजन होना है। अभी जो यहाँ पर स्थिति है वो ये है कि आरएफपी अभी रिलीज नहीं करी गई है। आरएफआई पहले रिलीज करी जा चुकी है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर एयरफोर्स को मिल चुकी है, पर अभी प्रपोजल्स को लेकर रिक्वेस्ट नहीं करी गई है। बाकी इस प्रोग्राम में थोड़े चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि हमने बताया 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। तो उनको लेकर क्या क्या चेंजेस यहाँ पर होंगे, क्राइटेरिया में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, ये देखना भी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर आप ऑलमोस्ट जितने अवेलेबल प्लेटफॉर्म हैं उनको इन्वाइट कर रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए, तो आपको कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। हर प्लेटफॉर्म हर जगह कम्पीट नहीं कर सकता। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये क्या क्राइटेरिया रखते हैं कि इन्हें किस टाइप का फाइटर किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ चाहिए। तो अगर जिस तरीके से चीज़ें चलती आ रही हैं उसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन यहाँ पर प्लान किया गया है, तो ये 1 साल में इस प्रोग्राम को कंक्लूड कहीं से भी नहीं कर सकते। इवन प्रोग्राम को कंक्लूड करने के बाद भी पीरियड आता है नेगोशिएशन का, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का। और अगर आप नेवी के एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे तो 1 साल तो हम लगभग वहीं वेस्ट कर दे रहे हैं प्रोग्राम के कंक्लूजन के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में। तो ये काफ़ी एम्बिशियस टाइमलाइन यहाँ पर रखी गई है, और इस पर स्टिक करने के लिए एयरफोर्स को और गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक हुआ नहीं है। तो हम इस केस में वेट और वॉच वाली कंडीशन में है। बाकी ये चीज़ तो तय है कि एमआरएफए के अंतर्गत कोई फॉरेन प्लेटफॉर्म आना है जो कि इंडिया में बनेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है F-15 ईगल के पार्टिसिपेशन का, या फिर ईगल 2 के पार्टिसिपेशन का, जिसे F-15EX भी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हमने चर्चा करी हुई है। काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट है, पर काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। रफाल के कंपैरिजन में प्राइस में मार्जिनल डिफरेंस है, थोड़ा सा ही कम पड़ेगा, जो कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। वहीं पर जो यूरोफाइटर टाइफून है वो इन दोनों से भी एक्सपेंसिव है। तो एमआरएफए के अंतर्गत आप कोई भी एयरक्राफ्ट ले लें वो आपको मोस्टली एक्सपेंसिव ही पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रफाल बहुत महंगे थे। इस कैटेगरी के जितने भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म है सारे काफ़ी कॉम्पिटेटिव प्राइस पर हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही है। बाकी F-15EX को आप कह सकते हैं ये रेट्रोफिटिंग है एक पुराने प्लेटफॉर्म की, जो कि 70s का डिज़ाइन है, जिसे मॉडर्न एवियोनिक्स से मॉडर्न बनाने की कोशिश करी गई है। वहीं पर रफाल और यूरोफाइटर जो हैं ये डिज़ाइन वाइज इवोल्यूशन है उस पीरियड से। इवन ग्रिपेन को भी आप कह सकते हैं। तो Su-30 MKI को भी अपग्रेड करके हम काफ़ी कैपेबल बना रहे हैं। तो F-15EX कुछ नया ऑफर नहीं करेगा, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसको लेकर पॉजिटिव मार्केटिंग काफ़ी चल रही है, जिसके अंतर्गत इसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म से भी बेहतर कई जगह बता दिया जा रहा है, पर केस ऐसा नहीं है। यहाँ पर रोल्स डिफरेंट हैं। तो F-15EX जो है ये कुछ नया टेबल पर नहीं लाता है। तो F-15EX के पार्टिसिपेशन से कुछ ज़्यादा यहाँ पर बदलता नहीं है, पर अगर F-35 यहाँ पर ऐड होता है तो इक्वेशन डेफिनेटली यहाँ पर चेंज होगी, क्योंकि एमआरएफए के अंतर्गत तो F-35 ऑफर अभी तक नहीं किया गया है। इवन कोई फॉर्मल ऑफर भी F-35 को लेकर अभी तक नहीं आया है। बाकी ये पॉसिबिलिटी ज़रूर एग्जिस्ट करती है कि Su-35 की जगह Su-57 रशिया की साइड से ऑफर किया जाए, जो कि वो अलग से वैसे ही ऑफर कर रहे हैं। तो उससे भी थोड़ी इक्वेशन बदलती है। तो इस चीज़ को हमने एक डेडिकेटेड वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे Su-57 का जो ऑफर है ये फिलहाल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, पर जियोपॉलिटिकल इक्वेशन भी यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है Su-57 के इस कॉम्पिटिशन में चूज ना किए जाने का। बाकी जहाँ तक बात रही 60 फाइटर स्क्वाड्रन को मेंटेन करने का 2047 से, तो ये एक जाइगेंटिक टास्क है। इवन 42 फाइटर स्क्वाड्रंस को भी मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। हमें अच्छा खासा फंड चाहिए इस केस के लिए। तो यहाँ पर एक कैच भी है। तो बात हम 2047 की कर रहे हैं, और उस समय की रियलिटी आज की रियलिटी से डिफरेंट होने वाली है। तो जैसे आज के फाइटर स्क्वाड्रंस में कम से कम 18 एयरक्राफ्ट आपको चाहिए, वैसे 2047 में केस हो सकता है ना हो।
रीज़न यहाँ पर यह है कि जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो काफ़ी हद तक मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम फिर कम्प्लीटली अनमैन्ड प्लेटफॉर्म का है। तो यहाँ पर रियल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जैसे आज 18 मैन्ड प्लेटफॉर्म एक स्क्वाड्रन को फॉर्म करते हैं, वैसे ही फ्यूचर में ये मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो एक स्क्वाड्रन के फॉर्मेशन के लिए जो आज मैन्ड प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी और ऐसे प्रोग्राम्स पर हम काम कर ही रहे हैं। कैट्स सिस्टम हमने देखा ही, बाकी जो ओमका जैसे प्लेटफॉर्म हैं उनके बारे में हम जानते ही हैं और फिर फ्यूचर में जो हम नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं वो भी मोस्टली अनमैन्ड या फिर ऑप्शनली मैन्ड रहेगा। तो फ्यूचर वॉरफेयर हम कॉस्ट इफेक्टिव रखना चाहेंगे, इसलिए यहाँ पर अनमैन्ड सिस्टम पर रिलायबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। अल्टीमेटली नंबर्स बड़े होंगे और इसलिए स्क्वाड्रन संख्या बढ़ेगी और अगर इसी डायरेक्शन से यहाँ पर 60 स्क्वाड्रन्स का प्लान किया गया है तो ये एक्चुअली अचीवेबल लगता है और प्रैक्टिकल लगता है। तो अगर हम लोग 2040 तक 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स को रख पाते हैं तो अनमैन्ड सिस्टम के कॉम्बिनेशन में 7 साल में 60 स्क्वाड्रन्स तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर ये 60 स्क्वाड्रन का गोल आज के फाइटर स्क्वाड्रन को लेकर है तो इसे फिलहाल डे ड्रीमिंग कहा जाएगा, क्योंकि आपके आज के जो एक्टिव स्क्वाड्रन हैं उसमें से आधे से ज़्यादा आपको उस पीरियड तक रिटायर करने पड़ेंगे। कोई मिराज नहीं, कोई जैगुआर नहीं, कोई MiG-29 नहीं, आधे से ज़्यादा Su-30 MKI नहीं। और इन प्लेटफॉर्म के साथ आप आज 30 स्क्वाड्रन्स जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको इनके रिप्लेसमेंट भी चाहिए, आपको इनके एडिशनल प्लेटफॉर्म भी चाहिए। तो जो 40 से 50 एयरक्राफ्ट आपको पर ईयर चाहिए वो आपको आज से लेकर 2045 तक चाहिए होगा। तब जाकर आप अराउंड 1000 एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट कर पाएंगे और 55 के अप्रॉक्स स्क्वाड्रन रेज कर पाएंगे और तभी जाकर जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन्स हैं उनके साथ आप 60 स्क्वाड्रन के नंबर को अचीव करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमें आने वाले 5 साल में 40 से 50 एयरक्राफ्ट पर ईयर का प्रोडक्शन रेट और एयरफोर्स को डिलीवरी नहीं दिखाई दे रही है। बाकी अगर आप लोग के ये डाउट्स हो कि फ्यूचर में जो रेट है वो 70 से 80 एयरक्राफ्ट या 100 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से हो सकता है, तो ये बात हम आपको बता दें कि उसके लिए ऑर्डर संख्या चाहिए होती है। अभी के लिए जो तिरस मार्क 2 के, मार्क 1A के और AMC के ऑर्डर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं उनके लिए 100 एयरक्राफ्ट पर ईयर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। F-35 के केस में ऑर्डर संख्या इतनी बड़ी है कि 140 एयरक्राफ्ट पर ईयर प्रोड्यूस होने के बावजूद यहाँ पर प्रोडक्शन रेट ऑप्टिमम नहीं माना जा रहा है। तो इस लिहाज से जो फाइटर स्क्वाड्रन का नंबर यहाँ पर 60 रखा गया है 2047 तक, ये अचीव हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम फर्स्ट केस की बात करें जिसके अंतर्गत अनमैन्ड सिस्टम को भी फाइटर स्क्वाड्रन का पार्ट बनाया जा सकता है, तो 60 स्क्वाड्रन आप इजीली अचीव कर सकते हैं और मोस्ट लाइकली रियलिटी यही होनी चाहिए। तो उस लिहाज से यहाँ पर 60 फाइटर स्क्वाड्रन का गोल रखा गया होगा। कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, पर यहाँ पर एक्शंस जो हैं ये देखना ज़रूरी है। पहले हमें ये देखना होगा कि MRFA का क्या होता है। अगर ये प्रोग्राम इस साल के एंड से पहले एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये शोकेस करेगा कि एयरफोर्स और गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो 4 से 5 साल का गोल रखा गया है ये अचीव हो पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम ही नज़र आ रही है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।